हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज अरेंजमेंट्स, बट यहाँ पे हम करेंगे पार्ट 2 क्योंकि पार्ट 1 हमारा पहले हो चुका है। आई होप सारे बच्चे यहाँ पे वीडियोस को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे आज का डिस्कशन जो रहेगा वो अरेंजमेंट्स के ऊपर, जब मैं कोई कंस्ट्रेंट लगा दूंगा तो हैंडल कैसे करते हैं चीज़ों को, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारे यहाँ पर होने वाला है दैट वुड बी रिगार्डिंग बंडल मेथड एंड गैप मेथड। बट उसके बाद में हम इंटरनल अरेंजमेंट्स जब रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं तब कैसे डील करते हैं, उन चीज़ों को भी इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो बेसिक हमारे यहाँ पे अरेंजमेंट्स का डिस्कशन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मतलब n प्लेसेस में n चीज़ों को अरेंज करना है तो n फैक्टोरियल वेज में हम कर सकते हैं। n में से r चीज़ों को अरेंज करना है तो हम npr फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास में कुछ चीज़ें लाइक हो जाती है तो हमें उतने फैक्टोरियल से फर्दर डिवाइड करना पड़ता है ताकि हमें करेक्ट आंसर पता चले। ये सारी बातें तो हम देख ही चुके हैं। ये तो आपके पास में जो बेसिक आइडिया था पार्ट 1 में कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपके पास में कई बार ऐसा होता है कि बोला जाता है कि देखो हमारे पास में इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको हम अरेंज करना चाहते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर 2 चीज़ें हैं, ये जो पर्टिकुलर 3 चीज़ें हैं, ये हमेशा साथ में होना चाहिए, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। राइट। सो वैसा अगर आपके पास में कोई भी सवाल आता है तो हम जो आइडिया इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं बंडल मेथड। और कभी कभी इसका एकदम अपोजिट पूछा जाता है कि ये जो 2-3 चीज़ें हैं ना, अरेंज करते समय ये साथ में कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। ऐसा मानो कि यहाँ पे कोई 2-3 दोस्त हैं, इनकी लड़ाई चल रही है। ठीक है ना। तो आप अगर यहाँ पे बाकी सब दोस्त 10 दोस्त हो, आपको पता है कि 3 दोस्तों की लड़ाई चल रही है। ठीक है ना। तो आप अगर एक लाइन से अगर बैठना चाह रहे हो तो उनको कहीं बीच बीच में बैठाना चाहोगे, उनको साथ में नहीं बैठाना चाहोगे। वैसा कुछ अगर यहाँ पे आपका सवाल बनता है तो हम इस्तेमाल करते हैं क्या, अलग अलग रखने के लिए गैप मेथड हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एंड ये जो दोनों आइडियाज हैं ये क्वेश्चन के साथ ही सबसे बढ़िया तरीके से समझाए जा सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। एक एक करके जब हम क्वेश्चंस के अंदर इनको यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इसके अंदर कोई ऐसा फॉर्मूला तो है नहीं, तो आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। मतलब इस वीडियो में मैक्स टू मैक्स पूरा डिस्कशन हमारा क्वेश्चंस के ऊपर ही होने वाला है। थियोरेटिकल डिस्कशन यहाँ पर केवल क्या है, जस्ट अ हिंट कि हम यहाँ पे किस डायरेक्शन में अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, सो आपके यहाँ पर जो सवाल है ना, इसी को हम एज अ थ्योरी ट्रीट करते हैं। यहीं से हम अपने कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। क्या बोला जा रहा है, अ लाइब्रेरी हैज 3 मैथमेटिक्स, 2 फिजिक्स एंड 5 केमिस्ट्री बुक्स। है ना, बहुत सारी किताबें हैं, 10 किताबें हमारे पास में यहाँ पे, विच आर टू बी अरेंज्ड ऑन ए शेल्फ। है ना, एक शेल्फ के ऊपर हम यहाँ पे अपनी बुक्स को अरेंज करना चाहते हैं। बढ़िया बात है। इन हाउ मेनी वेज दीज कैन बी अरेंज्ड सच दैट मैथमेटिक्स बुक्स आर टुगेदर। है ना, यहाँ पे हमने क्या किया है, केप्ट टुगेदर वाले क्वेश्चन को भी यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। मतलब हम बंडल मेथड यहाँ पर जो है सबसे पहले क्वेश्चन में समझ रहे हैं। राइट। लेकिन अभी यहाँ पर भी 2 पार्ट्स है क्वेश्चन के। पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का वो हमें कह रहा है कि बुक्स को कंसिडर कैसे करना है कि सेम सब्जेक्ट की बुक्स एकदम आइडेंटिकल हैं। एकदम आइडेंटिकल मतलब आपके यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर कोई बुक है, उसके मल्टीपल कॉपीज हैं। है ना, जैसे मैथ्स की एनसीईआरटी है तो तीनों की दोनों मैथ्स की एनसीईआरटी है ना। 2 फिजिक्स है मतलब दोनों की दोनों आपकी फिजिक्स की एनसीईआरटी है। एंड 5 केमिस्ट्री है मतलब 5 की 5 आपकी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक्स हैं। कौन सा, पार्ट 1 है सबका। ठीक है ना, इस तरह से। तो आपके यहाँ पर मतलब कोई उसमें डिस्टिंक्शन करना पॉसिबल नहीं है, सब एक जैसी ही आपको नजर आ रही हैं। ऑलराइट। सो अगर मैं पहले सिनेरियो में यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे देखो ये कंडीशन तो लगानी ही पड़ेगी, लेकिन अलॉन्ग विद दिस आइडिया कि हमें बुक्स को आइडेंटिकल ट्रीट करना है, सेम सब्जेक्ट की बुक्स को आइडेंटिकल ट्रीट करना है, ये भी हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। सो इसको पहले हम इमेजिन कैसे कर रहे हैं, इमेजिन करते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे जो मैथ्स का बुक है उसको हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है। तो ऐसे 3 बेसिकली बुक्स हमारे पास में है। फिजिक्स को P से रिप्रेजेंट करते हैं, केमिस्ट्री को C से। तो हमारे पास इतने 10 किताबें बेसिकली आ चुकी हैं। ऑलराइट। अब क्योंकि इन्होंने बोला है कि मैथ्स की बुक टुगेदर होना चाहिए, तो व्हाट इज द सजेशन ऑफ बंडल मेथड। बंडल मेथड कहता है कि आप ऐसा इमेजिन करो कि आपने इनको एक बंडल में डाल दिया है। बंडल इन द सेंस आपने यहाँ पे इनको कुछ रैप कर दिया है। राइट। या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि हमने इनको बॉक्स के अंदर डाल दिया है। हाउएवर यू लाइक इट। ठीक है ना। लेकिन ये तीनों किताबें साथ में होना चाहिए। इसके लिए आपने उसको किस तरीके से रैप किया है ना। आपने ट्रांसपेरेंट जो हमारे पास में यहाँ पे कवर्स आते हैं उससे अगर आपने रैप किया है तो भी चलेगा। है ना। या फिर आपने उसको रस्सी से बांध दिया है तो भी चलेगा, डब्बे में डाल दिया तो भी चलेगा। जैसे भी इमेजिन करना इमेजिन करो, बट बंडल का मतलब है कि ये अलग अलग नहीं हो सकते। हमने इनको अब बांध दिया है, हमने इनको टाई अप कर दिया है। ठीक है ना। सो अब अगर मैं यहाँ पे इनको अरेंज करने की कोशिश करूंगा, इन सभी चीजों को अरेंज करने की कोशिश करूंगा, तो ऑब्वियसली ये तीनों साथ में रहेंगे क्योंकि हमने इनको बंडल कर दिया है। ठीक है ना। तो अब इनको अरेंज कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जब काउंटिंग होगी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, तो ध्यान से देखो कैसे होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। वी ओनली हैव 8 डिफरेंट एंटिटीज जिनको हम अरेंज करना चाहते हैं, बिकॉज ये पूरा पूरा बंडल एक सिंगल एंटिटी की तरह बस यहाँ पे ट्रीट होने वाला है।
राइट। सो व्हेन यू थिंक ऑफ दैट, तो आपके यहाँ पर 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंजमेंट होना चाहिए। लेकिन 8 फैक्टोरियल वेज में जब आप अरेंजमेंट्स कर रहे हो तो नोटिस करो कि क्या इन 8 एंटिटीज में से कुछ एंटिटीज एक जैसी दिख रही हैं क्या? हाँ, ये दोनों P एक जैसे दिख रहे हैं, 2 फिजिक्स की बुक्स आपको एक जैसी दिख रही हैं, तो आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। और कुछ एक जैसा दिख रहा है क्या? यस, ये 5 केमिस्ट्री की बुक्स आपको एक जैसे दिख रहे हैं, तो आपको 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये 3 M का क्या करना है? कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये 3 अलग अलग M है ही नहीं। हमने इनको साथ में क्योंकि बांध दिया है, तो वो तो यहां पर वैसे भी अलग अलग हो ही नहीं रहे थे, उनका अरेंजमेंट हो ही नहीं रहा था। लेकिन 2 P's का अरेंजमेंट अलग अलग हो रहा है, 5 C's का अरेंजमेंट अलग अलग हो रहा है, तो उनके सिमिलर होने से हमें दिक्कत है, हमारा उससे काउंट कम होगा। दैट्स वाई 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से तो यहां पे डिवीजन होगा, लेकिन 3 फैक्टोरियल से डिवीजन नहीं होगा। ये गलती मत कर देना, ठीक है ना, कि 8 फैक्टोरियल तो हमने कर दिया है, डब्बे में डाल दिया, लेकिन नीचे फिर 3 फैक्टोरियल भी कर दिया। नो, ठीक है ना, वो एक सिंगल एंटिटी बन चुका है, उसको आप यहाँ पे अलग से एक बुक मानना बंद ही कर दो। आप तो उसको यहाँ पे बंडल ऑफ बुक बोलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। दैट्स वाई हमने उसको एक सिंगल एंटिटी की तरह ही ट्रीट किया है। ऑलराइट, सो ये बेसिकली आपका काम होता है बंडल मेथड के अंदर। आई थिंक आपको और मजा आएगा इस कॉन्सेप्ट को फर्दर समझने में जब हम सेकंड पार्ट के ऊपर चलेंगे। और यहां पर ये बोला जा रहा है कि आपके बुक्स जो हैं वो सेम सब्जेक्ट के अगर हैं तो भी डिस्टिंक्ट हैं। मतलब आपका यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं है कि तीनों की तीनों आपके सेम ही किताबें हैं। आपके पास में एक अगर सिंगेज है, एक अरिहंत है, एक पियर्सन है, ऐसे अलग अलग बुक्स हैं। आपको दिख रहा है कि ये तीनों मैथ्स की हैं, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। ये दोनों फिजिक्स की, लेकिन दोनों अलग अलग है। ये 5 केमिस्ट्री की, लेकिन 5 अलग अलग हैं, ठीक है ना। सो हर एक बुक जो है आपकी, इसका मतलब अलग हो गई, क्योंकि सब्जेक्ट ही यहाँ पे सिमिलैरिटी थी। अब हमने बोल दिया कि सेम सब्जेक्ट की जो बुक्स हैं वो भी क्या है, अब सेम नहीं है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, 10 की 10 किताबें डिस्टिंक्ट हो जाएंगी। ऑलराइट, ओके। तो लेकिन इसको मेंशन कैसे करेंगे? लेट अस से कि हमने इसको M1 M2 M3 से डिनोट कर दिया क्योंकि तीनों अलग अलग हैं। P1 P2 से डिनोट कर दिया क्योंकि ये दोनों अलग हैं। एंड C1 C2 C3 C4 C5 से डिनोट कर दिया क्योंकि ये भी सबके सब अलग हैं। तो मैं इतनी सारी चीज़ों को, अब 10 चीज़ों को अरेंज करना चाहता हूं, बट अगेन मेरा कोशिश ये रहना चाहिए कि क्या ना हो, ये मैथ्स की किताबें अलग अलग ना हो। और मैथ्स की किताबें अगर मैं अलग अलग नहीं होने देना चाहता हूं तो उनको एक बंडल के अंदर हमें डाल देना चाहिए, उनको टाई अप कर देना चाहिए, ठीक है ना। ये ऐसा समझो कि कोई एक डब्बा है, हमने डब्बे के अंदर डाल दिया और फिर उस डब्बे को ही हम शेल्फ के ऊपर अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट डब्बा ऐसा मान लो, ठीक है। ऑलराइट, सो आपके पास में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर अरेंजमेंट कैसा है, इसके अंदर हमारे पास में और बाहर कितनी चीजें हैं, ये सब हम देख पा रहे हैं। सो इस बार भी क्या होगा, आप जब काउंट करोगे तो 5, 6, 7 और 8 ऐसे 8 एंटिटीज आपको नजर आने वाले हैं, ठीक है ना। और 8 एंटिटीज में कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। सो 8 फैक्टोरियल वेज में हम इसको अरेंज कर पाएंगे। जैसे यहां पर भी हमने 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया था, लेकिन ये दोनों क्योंकि सिमिलर थे इसलिए यहां पर क्वांटिटी आपको फर्दर डिवीजन में दिखाई दे रही थी। इस बार तो कुछ सिमिलर है ही नहीं, तो हमें यहां पे फर्दर कुछ डिवीजन में दिखाई नहीं देने वाला 8 फैक्टोरियल यहां पर आ चुका है, ठीक है ना। लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। आपकी बार ये आपका फाइनल आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि आप यहां पे एक और काम करोगे। आप ये इमेजिन करोगे कि यार मेरे पास यहां पे मैथ्स की तीनों बुक साथ में होनी चाहिए, ये बोला गया है, लेकिन क्या वो M1 M2 M3 ऑर्डर में ही होना चाहिए, ये जरूरी है क्या? नहीं, राइट। M1 कहीं बीच में भी आ सकता है, M2 M1 M3 हो सकता है, M3 पहले आ सकता है, M3 M1 M2 हो सकता है, राइट। सो लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन इनसाइड द बंडल ऑल्सो विच विल स्टिल मीन कि आपकी मैथमेटिक्स की बुक्स टुगेदर हैं। सो अगर मैं अंदर ही अंदर इनको अरेंज करना चाहूं, अंदर ही अंदर, ऐसा इमेजिन करो कि कोई एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, ठीक है ना। सो ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर आप यहां पे चीजें के आगे पीछे कर रहे हो, तो उससे कंडीशन आपकी जो है वायलेट हो रही है क्या? नहीं हो रही। कंडीशन तो तब भी सही है कि आपकी मैथ्स की बुक टुगेदर है, तो हमने वो चीज करना चाहिए क्योंकि उससे अरेंजमेंट के आपके अलग अलग केसेस बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली बॉक्स आपने जहां पर भी रख दिया, लेट अस से बॉक्स आपने उठा के एंड में रख दिया है, राइट। सो दैट इज अ न्यू अरेंजमेंट, यस, ओके। लेकिन वो जो आपने बॉक्स एंड में उठा के रख दिया, दैट इज अ न्यू अरेंजमेंट, बट दैट अरेंजमेंट कैन ऑल्सो फर्दर हैव केसेस कि अंदर ही अंदर हमने एंड में तो रखा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर हमने यहाँ पे जो है M1 M2 की पोजीशन चेंज कर दी या M2 M3 की पोजीशन चेंज कर दी, तो वो हर बार अपना एक अलग अलग अरेंजमेंट दिखाई देगा। क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन जो है उसको भी यहाँ पे ध्यान रखो, एक्चुअल क्वेश्चन में तो हम यहाँ पे ओपनली सारे बुक्स को अरेंज कर रहे हैं, बस क्योंकि यहां पर बोला गया है कि आपकी मैथ्स की बुक टुगेदर होना चाहिए, इसलिए हम यहां पे एक टेक्निक, एक मेथड यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि यार ऐसा इमेजिन करेंगे कि ये बॉक्स के अंदर है, बाकी शेल्फ के ऊपर तो सारी ओपन ही नजर आने वाली, राइट। तो आगे पीछे इस तरह से आप यहां पे बुक्स को उठा उठा के कर सकते हो। मतलब 3 फैक्टोरियल आपको उसके बाद में और मल्टीप्लाई करने की पॉसिबिलिटी दिख रही है।
कि पहले तो मैंने इसको एक बंडल माना, मैंने पहले तो इसको एक बॉक्स के अंदर डाल दिया, मैंने देखा कि कितने एंटिटीज आए हैं, 8 एंटिटीज आए तो 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होना चाहिए। एंड देन आई ऑल्सो रियलाइज कि यार मैं इसके अंदर इनको क्या कर सकता हूं, अरेंज कर सकता हूं 3 फैक्टोरियल वेज में। सो इनसाइड द बॉक्स के आपको फर्दर यहां पे फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है ना, इनसाइड द बॉक्स। ये डिफरेंस होता है अगर आपके पास में चीजें लाइक होती हैं या डिस्टिंक्ट होती है। तो लाइक के अंदर फर्दर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एम आपकी तीनों एक जैसी ही किताबें थी, तो उनका कोई अरेंजमेंट चेंज करके आपको नए केसेस नहीं मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे M1 M2 M3 चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन, तो आपको अलग अलग केसेस मिलेंगे। दैट्स वाई दिस एडिशनल वैल्यू, है ना, इनसाइड द बॉक्स में आपको फर्दर अरेंजमेंट करना होगा। ऑलराइट, सो ये मेन आइडिया है आपका बंडल मेथड का। ऐसे ही एक सवाल और करते हैं जहां पर हम सीखेंगे कि गैप मेथड को कैसे यूज किया जाता है। सवाल देखो ऐसा लगेगा कि लगभग सेम ही चल रहा है। लाइब्रेरी है, उसके अंदर 3 मैथ्स की, 2 फिजिक्स की, 5 केमिस्ट्री की बुक्स है, अरेंज करनी है शेल्फ के ऊपर, ठीक है ना। कैसे हम इनको अरेंज कर सकते हैं ताकि मैथमेटिक्स बुक्स आर सेपरेट, दिस इज वेयर द चेंज इज मेड। इसके पहले बोला गया था कि मैथ्स की बुक्स टुगेदर होना चाहिए, यहां पर बोला है कि मैथ्स की बुक सेपरेट होना चाहिए, ठीक है ना। मैथ्स की बुक अगर साथ में नहीं आना चाहिए तो हमारे यहाँ पे टेक्निक क्या होना चाहिए उसको सीखते हैं। एंड दोनों पार्ट्स आपकी फिर से यहाँ पे उसी तरीके से क्रिएट किए गए हैं जैसे कि पहले वाले में थे, कि पहले सिनेरियो में हम बोल रहे हैं कि यार मैथ्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के जो सब्जेक्ट के बुक्स हैं वो आपके एक जैसे हैं। तो M हो गया, PP हो गया, एंड उसके साथ साथ आपका कितना आ गया, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे CCC, इस तरह से बहुत सारे बुक्स आ गए, ठीक है। अच्छा, जब भी आपको चीजों को अलग अलग रखना है तो हम यहाँ पे गैप मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो गैप मेथड लगाने का तरीका यह है कि जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगने वाली है उन चीजों को आप बाद में अरेंज करो, पहले गैप्स क्रिएट हो जाने दो। गैप्स पहले क्रिएट कैसे हो जाने दो कि हम बोलते हैं कि चलो ठीक है यार, ये जो आपके बेसिकली 7 एंटिटीज हैं इनको पहले अरेंज कर देता हूं मैं। अगर मैं इनको अरेंज करूंगा तो कैसे अरेंज हो सकते हैं, C आ गया, C आ गया, P आ गया, C आ गया, P आ गया, C आ गया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7। सो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले जो भी अरेंजमेंट के पॉसिबिलिटी थे वो हमने यहाँ पे कर दिए, राइट। सो मुझे बताओ कि कितने तरीके से हम इन 7 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं। हम इन 7 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं बेसिकली 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से हम 7 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं, राइट। तो उनको पहले हमने अरेंज कर दिया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि आप अगर नोटिस करोगे, अगर आप नोटिस करोगे तो बेसिकली हर एक बुक के बीच में कहीं ना कहीं गैप है ना। अगर यहाँ एक केमिस्ट्री की बुक है, यहाँ फिजिक्स की बुक अगर पास पास रखी भी हुई है तो आप यहाँ पर क्या करते हो, शेल्फ में बुक्स को ऐसे दूर दूर करके बीच में बुक्स डालते हो कि नहीं डालते हैं। तो यू कैन क्रिएट अ गैप इन बिटवीन एंड यू कैन पुश अ बुक इन बिटवीन दोस गैप्स, ठीक है। कौन सी बुक्स, ये जो 3 मैथ्स की बुक अभी भी यहाँ पर जो है हमारे हाथ में है, जो हमने शेल्फ पे नहीं रखी है, उनको रखते समय ध्यान दूंगा कि यार ये क्योंकि साथ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों बुक साथ में नहीं होनी चाहिए ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, लेट से इन दोनों को अलग अलग किया, यहाँ पे एक मैथ्स की बुक डाल दी, इनको अलग अलग किया, मैथ्स की बुक डाल दी, इनको अलग किया, मैथ्स की बुक डाल दी। तो हम क्या कर रहे हैं, गैप के अंदर बेसिकली मैथ्स की बुक को पुश करते जा रहे हैं। तो कितने गैप्स हैं आप पहले डिसाइड कर लो। सो गैप्स का काउंटिंग अगर आप यहाँ पे करना स्टार्ट करते हो, सो आपको देखो क्या मिलने वाला है, 1 2 3 4 5 6 गैप्स तो आपको यहां पे ऑब्वियसली दिखाई दे ही रहे होंगे। लेकिन ये ध्यान दो कि आपका जो फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन है वो भी गैप वाला फंक्शन आपका सर्व कर रहा है। तो इवन इफ आप यहां पे बोलते समय इस चीज को गैप नहीं बोलते हो, राइट, लास्ट वाली चीज को गैप नहीं बोलते हो, ये तो आपका क्या हो गया, चीजें खत्म हो गई। गैप यूजुअली हम बीच वाली चीजों को बोलते हैं, लेकिन इस तरह के प्रोसेस को अप्लाई करते समय हम फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन को भी गैप की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। आप यहां पर मान सकते हो कि शेल्फ आपका एंड हो रहा था, शेल्फ आपका एंड हो रहा था, तो यहां पर भी बेसिकली एक गैप है आपके पास, ठीक है ना। इस शेल्फ के अंदर आपको अभी भी गैप नजर आ रहा है, राइट। सो दैट्स हाउ यू नीड टू इमेजिन द सिनेरियो व्हेन वी आर डिस्कसिंग गैप मेथड, ऑलराइट। सो मान लेते हैं कि ये एक बड़ा सा शेल्फ था जिसके ऊपर हम बुक्स को अरेंज कर रहे थे। तो यू कैन स्टिल सी अ गैप बिटवीन द शेल्फ वॉल एंड द फर्स्ट बुक एंड शेल्फ वॉल एंड द लास्ट बुक, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे गैप्स का काउंटिंग कितना आ रहा है एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि ये हर बार आपका फिक्स्ड ही होने वाला है, ठीक है ना। गैप्स का काउंटिंग अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आपके इसमें जो ऑब्जेक्ट्स है उससे हमेशा एक ज्यादा आता है, ठीक है ना। तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आपके इसमें 8 गैप्स आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। सो गैप मेथड क्या बोल रहा है कि आप पहले उन चीजों को अरेंज कर दो जिनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और जब उनको अरेंज कर दोगे तो इस तरह से गैप्स आपको मिलेंगे। और गैप्स के अंदर अब आप यहाँ पे जो है अपने रिस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट्स को डालना चाहते हो, तो कितने हैं आप देख लो, 3 ही हैं, तो 3 ही गैप्स की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा करते हैं कि पहले तो 8 में से 3 गैप्स को सिलेक्ट कर लेते हैं,
एंड देन उनमें बुक्स को डाल देंगे। अब यहाँ पे क्योंकि बुक्स आपकी एक जैसी हैं तो फर्दर कुछ यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने तीनों गैप सिलेक्ट किए हैं, लेटर से आपने सिलेक्ट कर लिया है ये वाला गैप, लेटर से आपने सिलेक्ट कर लिया है ये वाला गैप, फिर ये वाला गैप एंड ये वाला गैप, तो बस आप इन तीनों पोजीशंस पे मैथ्स की बुक को अंदर कर देना। इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब मैं यहाँ पे मानूंगा कि आपकी जो बुक्स हैं वो भी कैसी हैं, डिस्टिंक्ट हैं, राइट। तो ये वाले सिनेरियो को देखते, अच्छा ये आंसर आ चुका, ठीक है ना, इससे ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है। पहले हमने सी और पी को अरेंज कर लिया, फिर हम देखा कितने गैप्स आ रहे हैं, उनमें से 3 गैप सिलेक्ट कर लिए, वहाँ पे मैथ्स की बुक को रखना है बस, राइट। सो दिस कंप्लीट्स अवर अरेंजमेंट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर बुक्स आपकी डिस्टिंक्ट हो जाएंगे तो क्या हमें यहाँ पे डिफरेंस फील होने वाला है, ठीक है। ऑलराइट, सो सेकंड केस में आपकी बुक्स अगर डिस्टिंक्ट है तो मैंने M1, M2, M3 इनको तो पहले अरेंज नहीं करना है क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये गैप के अंदर जाएं, क्योंकि मैं इनको सेपरेट रखना चाहता हूं, ठीक है ना। सो हम ऐसा करेंगे कि हमारे पास में जो अवेलेबिलिटी है P1, P2 की, उसके बाद में C1, C2, C3, C4, C5 की, ठीक है ना, क्या करना चाहेंगे, पहले इनको अरेंज करके देखना चाहेंगे कि ये कितने तरीके से हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये हो सकता है आपका 7 फैक्टोरियल वेज में, क्योंकि 7 ऑब्जेक्ट्स है तो 7 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किए जा सकते हैं, और कोई भी लाइक नहीं है, सबके सब डिस्टिंक्ट है, राइट। सो अगेन हमें यहाँ पे और कुछ डिवीजन वगैरह भी एक्स्ट्रा नहीं करना। क्वांटिटी ऑफ गैप्स किस पे डिपेंड करता है कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, वो डिस्टिंक्ट है कि अलाइक है उस पर डिपेंड नहीं करता। अभी भी यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 7 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 8 गैप्स ही आने वाले हैं, राइट। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप काउंट कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो गैप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन स्टार्टिंग वाला और आखिरी वाला 7 एंड 8, ये भी आपको गैप की तरह ही ट्रीट करना है, ऑलराइट। सो टोटल 8 गैप्स आपके पास में है। तो आपको क्योंकि अभी 3 चीजें और इंट्रोड्यूस करनी है इसके अंदर गैप्स में, क्योंकि आपको 3 चीजें डालनी, तो हमें 3 गैप पहले से सिलेक्ट करके रख लेना चाहिए। सो 8 में से 3 गैप्स मैंने सिलेक्ट कर लिए। मैंने पता कर लिया कि हाँ यार मेरा आज मन ये कर रहा है कि एक बार तो बुक को यहाँ डालेंगे, एक बार यहाँ डालेंगे और एक यहाँ डालेंगे, ठीक है ना। इस तरह से मैं तीनों मैथ्स की बुक को यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ ऑन द शेल्फ, राइट। सो हमने 8 में से इन 3 गैप्स को तो सिलेक्ट कर ही लिया है, लेकिन अब कौन से गैप में कौन सी बुक जाके बैठेगी वो भी अपने आप में एक अलग अरेंजमेंट क्रिएट करेगा। सो उसको भी हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनकॉर्पोरेट कैसे होगा, वो इनकॉर्पोरेट होगा जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे फर्दर 3 फैक्टोरियल, राइट, 3 फैक्टोरियल। तो आपके यहाँ पे बंडल मेथड हो चाहे गैप मेथड हो, आपके सवाल के आंसर्स जो हैं वो एक एक स्टेप में ही निकल कर आ जाते हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने कौन सा वैल्यू किस रीजन से उसके अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जो 3 फैक्टोरियल था वो बंडल के अंदर का अरेंजमेंट था। अब हम यहाँ पे देख लेते कि हमने ये जो इतनी सारी चीजें लिखी हैं ये क्या क्या है, ठीक है ना। तो 7 फैक्टोरियल जो आपके पास में है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ये अरेंजमेंट है किसका, P एंड C वाली बुक्स का, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स का अरेंजमेंट है। ये जो आपने बेसिकली वैल्यू मल्टीप्लाई करी है ये क्या है, ये सिलेक्शन ऑफ गैप्स है कि हम एक्चुअली कौन से गैप्स में चीजें डालना चाहते हैं, तो ये सिलेक्शन ऑफ गैप्स हो गया, ठीक है ना। और ये जो आपने फिर यहां पे लिखा है 3 फैक्टोरियल, ये क्या है, M1, M2, M3 का अरेंजमेंट है। M1, M2, M3 इन गैप्स किस तरीके से अरेंज हो सकती हैं उसका ये क्वांटिटी है, राइट। सो इस तरह से आप अगर यहाँ पे फर्दर चीजें लिखना चाहें, है ना, अपने नोट्स में तो भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 महीने बाद ओपन किया तो आपको ये नहीं पता चल रहा कि भाई 7 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेप नहीं है ना, यहाँ पे कोई फॉर्मुला नहीं है, राइट। सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ गुड नोट तो आप हमेशा यहाँ पे फिजिक्स अपने जो है PNC के क्वेश्चंस में इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा टर्म किस रीजन से हमने इनकॉर्पोरेट किया है, ऑलराइट, डन है। सो ये दोनों ही क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे मेथड तो समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप यहाँ पे स्टार्टिंग से ही सारी बातों को पकड़ चुके हैं, है ना, तो आपको यहाँ पर अप्लाई भी करते आ जाएगा। अगेन वेरी वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मतलब इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे फॉर श्योर, ठीक है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स स्टैंड इन अ क्यू, है ना, एक लाइन में खड़े होना है उनको, सच दैट 3 पार्ट्स है इस क्वेश्चन में फिर से, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में से 2 पार्ट्स थे, यहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट्स हैं क्योंकि तीनों में कुछ अलग अलग हम करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट पार्ट हमें बोल रहा है कि इस तरह से इनको क्यू में खड़े होने के लिए बोलना है ताकि ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, तीनों की तीनों गर्ल्स जो है ना, तीनों की तीनों गर्ल्स वो साथ में होना चाहिए। तीनों की तीनों गर्ल्स अगर साथ में होना चाहिए तो गर्ल्स के नाम लेटर से G1, G2, G3 हैं, तो इनको हमने क्या करना चाहिए, G1, G2, G3 को एक बंडल में डाल देना चाहिए। अगर आप इनको एक बंडल में डाल देते हो, अगर आप इन तीनों को एक बंडल में डाल देते हो, ठीक है ना, तो अब ये तीनों साथ में है, इस बात की गारंटी बंडल मेथड ने कर दी है, ठीक है ना। लेकिन अभी और क्या है, 5 बॉयज हैं, सो B1, B2, B3, B4 एंड B5, राइट।
इनके साथ में अगर मैं अब देख रहा हूं बंडल को, तो टोटल 6 एंटिटीज मुझे नजर आने चाहिए। 5 तो बॉयज हैं जो खुले में घूम रहे हैं, है ना, उनको बंडल में हमने नहीं डाला है। एंड देन एक बंडल है गर्ल्स का, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या बोलते हैं कि हमारे पास में 6 एंटिटीज टोटल है जिनको हम अभी अरेंज कर सकते हैं, और हर एक चीज डिस्टिंक्ट है। तो आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 6 फैक्टोरियल वेज में इन एंटिटीज को अरेंज कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन एक बार आपने लेटर से अरेंज कर दिया, आपने डिसाइड किया कि यार गर्ल्स से स्टार्ट करेंगे, मतलब बंडल को आगे रख दिया, और फिर बॉयज को लाइन से खड़ा करेंगे, तो आपने इसी तरह से अरेंज कर दिया। तो दिस अगेन इज वन ऑफ द अरेंजमेंट्स का सिनेरियो जो आपको नजर आ रहा है। अब गर्ल्स के ऊपर ऐसा कोई फिजिकल कोई बॉक्स थोड़ी डाला है हमने, वो तो हमने अभी इमेजिन किया है लिखते समय कि यार इनको साथ में रखना है। लेकिन तब भी गर्ल्स तो आगे पीछे हो ही सकती है ना, जीवन ही आगे रहेगी और G2 पीछे रहेगी, ये किसने बोला है? ये आपस में 3 प्लेसेस जो हैं, इन प्लेसेस को बेसिकली वो यूज कर सकती हैं आगे पीछे होने के लिए, बट स्टिल द केस ऑफ ऑल 3 गर्ल्स टुगेदर विल स्टिल बी ओके, ठीक है ना। तो आप ये अलाउ करो, है ना, तभी आप यहां पे अलग अलग केसेस टोटल काउंट कर पाओगे कि पहले तो हमने 6 चीजों को अरेंज किया, सो बंडल कहां पे लोकेटेड है वो हमें पता चल गया। अब उस बंडल के अंदर ही अंदर आप यहां पे अरेंजमेंट फर्दर कर सकते हैं, वो यहां पर करना अलाउ आपने करना चाहिए, ठीक है ना। ये इनसाइड द बंडल का थॉट है, ऑलराइट, ये इनसाइड द बंडल की आपकी कैलकुलेशन है। ऐसे ही यहां पे सेकंड पार्ट में देखते हैं कि क्या आप जो है स्पेशल नोटिस कर पा रहे हैं। ये आंसर आ चुका है इसका, कुछ भी यहां पर बड़ा काम नहीं किया है हमने, राइट। हमने जो है तीनों गर्ल्स हाथ में होनी चाहिए थी, तो तीनों के ऊपर बेसिकली बॉक्स बना दिया, उसको एक सिंगल एंटिटी माना, उस एंटिटी को सिंगल मान के अरेंज कर दिया, एंड देन उस एंटिटी के अंदर क्योंकि अरेंजमेंट पॉसिबल है, डिस्टिंक्ट है गर्ल्स, तो इसलिए हमने उसको भी यहां पर जो इनकॉर्पोरेट कर लिया है। अब अगला सवाल है कि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब कोई सी भी 2 गर्ल्स साथ में दिखनी नहीं चाहिए। तो जैसे पिछली बार मैथ्स की बुक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था, यहां पर गर्ल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, क्या हो गया? कोई मतलब अलग थॉट थोड़ी ना इसके अंदर, ठीक है ना, सेम थॉट है। आप यहां पर क्या करोगे, अगर ये बोला है कि G1 G2 G3 अलग अलग होना चाहिए, तो आप पहले तो इनको अरेंज करो ही मत, आप पहले उनको अरेंज करो जिनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब B1 B2 B3 B4 एंड B5 को आप पहले अरेंज करो, ठीक है ना। तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने हैं? इनको अरेंज करने के तरीके हैं बेसिकली हमारे पास में 5 फैक्टोरियल, राइट। एक बार बॉयज अरेंज हो जाते हैं, ये क्या है? बॉयज का अरेंजमेंट है। एक बार बॉयज अरेंज हो जाते हैं तो आपके पास में क्या है? आपके पास में अब गैप्स क्रिएट हो चुके हैं। कितने गैप्स क्रिएट हुए हैं? 6 क्रिएट होंगे, काउंट करना है तो कर लो, ठीक है ना। आपके यहां पे गैप्स का काउंट कितना होता है? 1 2 3 4 5 6। जितने आपके ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी अरेंज हो चुके हैं उससे एक ज्यादा आपके गैप्स का काउंट होता है। सो 6 गैप्स हमारे पास में ऑलरेडी हैं। क्योंकि हम 3 गर्ल्स को सेपरेट रखना चाहते हैं, सो लेट अस डू दिस कि यार ये जो 6 गैप्स हैं इनमें से 3 गैप्स उठा लेते हैं। 3 गैप्स लेट अस से आपने यहां पे पिक किए हैं, कौन से वाले? आपने पिक किया है लेट अस से ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन एंड देन ये वाला पोजीशन। इन प्लेसेस पे आप गर्ल्स को भेजना चाहते हो, लेकिन क्योंकि गर्ल्स सब डिस्टिंक्ट है इसलिए 3 प्लेसेस पे 3 चीजों को अरेंज करने के लिए अगर मैं बोल रहा हूं तो वो खुद एक्टिविटी यहां पर जो है 3 फैक्टोरियल वेज में की जा सकती है, समझे। इस तरीके से हम यहां पे क्या करेंगे, अपने आंसर को कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं हो सकती है, ये हमने बोला है, कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं होना चाहिए, तो सब अलग अलग होना चाहिए। तो हर कोई गैप अलग अलग गैप में बेसिकली यहां पर जो है बैठने वाली है। जिनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो साथ में आ सकते हैं, जैसे यहां पर जो है क्योंकि इस गैप में कोई नहीं बैठा है तो ये साथ में बोले जाएंगे, B2 B3 साथ में है। इस गैप में कोई नहीं बैठा मतलब B4 B5 साथ में है, ठीक है ना। तो बॉयज साथ में आ सकते हैं क्योंकि कंडीशन गर्ल्स के ऊपर, इसलिए हमने गर्ल्स को बेसिकली रोक के रखा था, फिर बोला कि अब आप जाके गैप्स के अंदर यहां पर बैठो, राइट। सो ये बॉयज का अरेंजमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है स्टेप आपका? ये जो आपका स्टेप है ये बेसिकली सिलेक्शन ऑफ गैप्स है। ये क्या है? सिलेक्शन ऑफ गैप्स है। और फिर ये गर्ल्स का अरेंजमेंट है, ठीक है ना। उन गैप्स में गर्ल्स का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पे स्टेप बाय स्टेप अपने काम यहां पर कर रहे हैं, है ना। पहले बॉयज को अरेंज किया, फिर गैप को सिलेक्ट किया, फिर गर्ल्स को अरेंज किया। अब थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 गर्ल्स आर टुगेदर। एग्जैक्टली 2 गर्ल्स आर टुगेदर, ये वाला सवाल फिर यहां पे मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। इस चीज को अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एड्रेस नहीं किया था, ठीक है ना। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि थर्ड सिनेरियो हम कैसे आंसर करेंगे कि एग्जैक्टली 2 गर्ल्स साथ में होना चाहिए, तीसरी गर्ल उनके साथ में ना आ जाए, इस बारे में हमें ख्याल रखना है। ऑलराइट, सो हम यहां पे ऐसा कुछ सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि देखो B1 B2 B3 B4 के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, B1 B2 B3 B4 इनफैक्ट B5 इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहले तो इनको अरेंज कर दो।
इनको अरेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने हैं, 5 फैक्टोरियल वेज में हमने बॉयज को अरेंज कर दिया है, ठीक है ना। ऑलराइट, अब हम सोच रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन के बारे में देखते हैं यार, रिस्ट्रिक्शन में इन्होंने क्या दिया हुआ है। रिस्ट्रिक्शन में दिया हुआ है कि यार एग्जैक्टली 2 गर्ल्स जो है ना वो साथ में होना चाहिए, तीसरी गर्ल अलग होना चाहिए। तो पहले तो डिसाइड करते हैं कि कौन है वो 2 गर्ल्स जो साथ में हैं और कौन सी वो तीसरी है जो अलग होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास में टोटल 3 गर्ल्स हैं, तो ऐसा करते हैं कि पहले 3 में से कोई 2 गर्ल्स का सिलेक्शन करते हैं। 3 में से 2 गर्ल्स का सिलेक्शन अगर मैं यहां पे करना चाहता हूं तो वो कैसे नजर आना चाहिए आपको कि मेरे पास में यहां पे G1 G2 G3 था, मेरे पास में G1 G2 एंड G3 था, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, हमने यहां पे 3C2 किया, हमने 3 में से 2 को बुलाया, ठीक है ना। अब 3 में से जब मैंने 2 को बुलाया तो लेट अस से G2 G3 साथ में आ गए कि यस सर क्या करना है बताओ जल्दी, ठीक है ना। तो इनको हमने क्या किया, इनको हमने बंडल में डाला, इनको हमने है ना एक बॉक्स के अंदर डाला, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो। तो ये साथ में आ गए, ये बेसिकली साथ में आ गए। लेकिन ये सिलेक्शन हुआ कैसे है, 3 तरीके से हो सकता है, क्योंकि आपने 3C2 यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, तो ये सारे केसेस आपके काउंट हो चुके हैं। यहाँ पर केवल एक एग्जाम्पल मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स विच यू कैन से मस्ट हैव हैपेंड। क्या हुआ होगा, हमने 3 में से जब 2 को बुलाया तो हो सकता है कि ये दोनों साथ में आ गए G2 G3, तो कौन अकेला रह गया, G1 अकेला रह गया, ठीक है ना। तो हमारे पास में 2 एंटिटीज हैं, एक G2 G3 वाली एंटिटी है और एक G1 वाली एंटिटी है। ये दोनों साथ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि G2 G3 साथ में आना चाहिए, क्योंकि 2 गर्ल साथ में होना चाहिए, तो हमने इसलिए इनको बॉक्स में डाल दिया है। लेकिन ये जो 2 एंटिटीज अब हमारे पास में है, ये साथ में आ जाएंगे तो क्या होगा, ये अगर साथ में आ जाएंगे तो बोला जाएगा कि यार ये तीनों गर्ल साथ में आ गई, तो तीनों साथ में नहीं आना चाहिए। मतलब ये अपने आप में जो एक बॉक्स है और ये अपने आप में जो एक बॉक्स है, ये दोनों अलग अलग गैप्स के अंदर आपके इंसर्ट होना चाहिए, राइट। सो पहले हमने बॉयज को अरेंज किया, फिर हमने देखा कि कौन सी 2 गर्ल साथ में होना चाहिए, 3C2। फिर हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास गैप्स कितने हैं। सो हमारे पास गैप्स कितने होंगे, गैप्स हमारे पास में 5 है ना, तो 6 गैप्स होंगे। उनमें से मैं कोई से भी 2 गैप्स का सिलेक्शन करूंगा, उनमें से मैं कोई से भी 2 गैप्स का सिलेक्शन करूंगा। 2 गैप्स का अगर मैंने सिलेक्शन किया है तो जैसे मैंने ये वाला गैप सिलेक्ट किया है, ये वाला गैप सिलेक्ट किया है ना। अच्छा, अब मैं इन दोनों गैप्स में इन दोनों एंटिटीज को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, इनको मैं 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूं। तो मैंने डिसाइड किया कि यार ये जो G1 है ये कहां जा सकती है, यहां पे या फिर यहां पे, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज एम्प्टी, वहां पे ये बॉक्स चला जाएगा। लेकिन इस बॉक्स के अंदर ही अंदर G2 G3 भी तो अरेंज हो सकती हैं, इस चीज को भूलना नहीं है। इनसाइड द बॉक्स भी आपके जो G2 G3 का अरेंजमेंट है वो अलग अलग केसेस क्रिएट करेगा। तो ये सब कुछ जब आप लिख देते हो तो आपको करेक्ट आंसर मिलता है। अपने क्वेश्चन का आया आंसर एक लाइन में ही है, लेकिन आप कई सारे यहां पर जो है स्टेप्स का ध्यान रख रहे हो और क्वांटिटी कैसे कैसे आपके यहां पर जो है अलग अलग केसेस बन सकते हैं उसको ध्यान रख रहे हो, समझे क्या। तो हमने क्या क्या कर दिया यहां पे, हमने सबसे पहले बॉयज को अरेंज किया, सबसे पहले हमने बॉयज को अरेंज किया, फिर हमने यहां पर क्या किया, गर्ल्स का ग्रुप बनाया। गर्ल्स का जो ग्रुप है वो कैसे बन रहा है वो हमने यहां पर पहले डिसाइड किया, ठीक है ना। फिर ये जो है ये क्या है, ये आपके गैप्स का सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन ऑफ गैप्स है कि यार 2 गैप्स हमें यहां पे चाहिए होंगे, एक इसके लिए एक इसके लिए। फिर गैप्स में अरेंजमेंट है ना, गैप्स में अरेंजमेंट है, तो इसको हम यहां पर बोल सकते हैं G2 G3 एंड G1 अरेंजमेंट, समझे ना। और उसके बाद में आपने क्या किया है, इनसाइड द बॉक्स अरेंजमेंट भी किया है। क्या किया है, इनसाइड द बॉक्स अरेंजमेंट। तो अगर आप बिना भूले यहां पर ये सारे स्टेप्स कर सकते हैं तो एक सिंगल लाइन में आपके यहां पर आंसर निकल कर आता है, ठीक है ना। अगेन फॉर क्लैरिटी आप इस तरीके से लिखते चलिए, हो सकता है कि अदरवाइज आपको अपने नोट्स में अगर केवल ये आंसर लिखा हुआ दिख रहा है कि ये फोटो दिख रहा है, ये आंसर दिख रहा है, ठीक है ना, तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है सोचने में कि यार ये एग्जैक्टली कर क्या दिया था हमने, जो भी किया है सही किया है, लेकिन क्या किया है पता नहीं है। तो आप यहाँ पे चीज़ों को इस तरह से मेंशन करते हुए आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। ऑलराइट, सो ये आपका आंसर बनता है। ये आपका 3rd क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, मतलब ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। एंड मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अब यहाँ पर जो है कोई वेरिएशंस आपको नजर आएंगे। जो भी अब आपको नजर आएगा वो आपको लगेगा कि हाँ काफ़ी सिमिलर है सवाल टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। तो आप इन 2-3 सवालों को क्या मान सकते हैं, अपने इलस्ट्रेशन मान सकते हैं, थ्योरी का पार्ट मान सकते हैं, जहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझा है,
ठीक है ना। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चंस की कैसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर जो है एग्जाम में दिखाई देते हैं। तो उसके अंदर गर्ल्स एंड बॉयज़ हो सकते हैं, उसके अंदर कुछ बुक्स हो सकती हैं, उसके अंदर कुछ रैंडम्स है यहाँ पे इस तरह से क्रिएटेड सवाल हो सकते हैं, लेकिन लॉजिकली ये सब एक जैसे हैं। लॉजिकली आप यहाँ पे या तो बंडल मेथड की बात कर रहे होते हो या फिर गैप मेथड की बात कर रहे होते हो, ठीक है ना। नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन सो दैट द वॉवेल्स अकर टुगेदर। इस बार वॉवेल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि वो साथ में होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे यहाँ पे सेपरेट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हैं। सो ए वॉवेल है, एस और एस कॉन्सोनेंट है, ए वॉवेल है, एस और एस कॉन्सोनेंट है, आई वॉवेल है, एन कॉन्सोनेंट है, फिर ए है, फिर टी है, फिर आई ओ है, फिर एन है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने यहाँ पर पहले तो सेपरेट कर लिए वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना। कितने हैं यहाँ पर क्वांटिटी एक बार चेक कर लेते, कुछ मिस तो नहीं हुआ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऑलराइट, सो कितने हमारे पास में वॉवल्स आए हैं? 6 वॉवल्स हमारे पास में आए हैं। क्योंकि इनको हमें साथ में रखना है तो इनको क्या करना चाहिए, एक बॉक्स में हमने डाल देना चाहिए। इनको क्या करना चाहिए, एक बॉक्स में हमने डाल देना चाहिए। तो एक सिंगल बॉक्स अब यहां पे अरेंज होगा बाकी सब कॉन्सोनेंट्स के साथ में। तो ये वॉवल्स आपके अलग अलग नहीं हो सकते हैं। यस, ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर। तो हमारे पास में अब डिफरेंट एंटिटीज कितनी बची हैं? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंटिटीज हमारे पास में है जिनको हम पहले तो अरेंज करना चाहेंगे। कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 8 फैक्टोरियल अपॉन ये चारों एक जैसे हैं इसलिए 4 फैक्टोरियल, और ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल। तो ये जो एंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंजमेंट है वो हो चुका है। इनिशियल एंटिटीज हमें कितनी नजर आ रही हैं? क्योंकि अभी तो हमें केवल बॉक्स ही नजर आ रहा है तो हमने तो उसको एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट किया है। लेकिन अब बॉक्स के अंदर भी अगर अरेंजमेंट हो रहे हैं तो तब भी आपके सारे वॉवल्स साथ में है, यही बोला जाएगा। तो बॉक्स के अंदर इसका मतलब अरेंजमेंट्स अलाउ करना पड़ेंगे, एंड अलाउ करेंगे तो आपके यहाँ पे फर्दर क्या होंगे, अलग अलग वर्ड्स क्रिएट होंगे। ऐसा सोचो, अलग अलग वर्ड्स आपके यहाँ पे क्रिएट होंगे। डन। सो आपके यहाँ पे जो अलग अलग वर्ड्स क्रिएट होंगे उसमें और क्या पॉसिबिलिटी आएगी? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल वेज में हम इनको अरेंज कर सकते थे, लेकिन इसमें से 3 चीजें आपकी एक जैसी हैं और ये 2 चीजें आपकी एक जैसी हैं। सो बस ये आपका फिर फाइनल आंसर बनना चाहिए। इसको कैलकुलेट करके देखो, आंसर ऐसे बड़ा से दिख रहा है लेकिन कैलकुलेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। हम इसको जब ओपन करते हैं तो क्या होता है, 8 7 6 5 एंड देन 4 फैक्टोरियल, और नीचे आपके इसमें ऑलरेडी एक 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। एंड वैसे यहाँ अगर आप लिखते हैं, ओपन करते हैं तो 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, नीचे आपका इसमें एक 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, साथ में है 2 फैक्टोरियल, राइट। सो लेट अस मेक द कैंसिलेशंस। आपका 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल जाएगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल जाएगा, एंड देन ये जो दोनों आपके फैक्टोरियल्स हैं, ये जो आपका 2 और 2 है, इससे आप इस 4 को कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पर जो रह गया है वो क्या क्या है, आपके इसमें यहाँ पे 56 रह गया है ना, 8 और 7। तो आपके इसमें यहाँ पे 56 रह गया है। उसके बाद में आपके पास में यहाँ से आ गया है 30 एंड यहाँ से भी आ गया है 30, ठीक है ना। तो ये बेसिक से आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करना है, 56 × 900, एंड यहाँ से 2 जीरोस तो आपके एंड में आने ही वाले हैं, सभी के अंदर 2 जीरोस हैं। बस 56 × 9 आपका कितना होगा, इस चीज़ को आपको नोटिस करना है, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका 504 के बराबर। तो 50400 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपका बनना चाहिए, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट है, ठीक है। डन है। 50400 इस क्वेश्चन में आपका आंसर निकल कर आ रहा है, और हमने कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं किया है, हमने यहाँ पे बंडल मेथड के यहाँ पे सीधा सीधा एप्लीकेशन यूज किया है। और देखते हैं आपका सवाल कैसे बन सकता है। यहाँ देखो क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट ऑल द वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। ऑल द वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर एंड नो वॉवेल कम्स टुगेदर में जमीन आसमान का फर्क है। all the vowels never come together is basically total minus the cases when all the vowels do come together, right? So आपको यहां पे इसका मतलब दिक्कत है किसी चीज से, किस चीज से दिक्कत है? आप यहां पे फिर से एक बार पहले तो डिस्टिंग्विश करो क्या क्या आपके कॉन्सोनेंट से क्या क्या वॉवल हैं। सो डी, फिर ए, यू, जी, एच, टी, ई, आर, ठीक है ना। इन तीनों से आपको प्रॉब्लम है कि यार ये तीनों साथ में तो नहीं आ गए कहीं। ऑल 3 वॉवल्स नेवर कम टुगेदर। ऐसे आपके स्कूल में होता है ना कि यार आप टीचर को बताया कि ये तीनों जब साथ में बैठते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों साथ में नहीं होना चाहिए, 2 हुए साथ में तो चलेगा, तीसरा भी जब आ जाता है ना तो ज्यादा मस्ती करते हैं क्लास में, ठीक है ना। तो वही हम वैसे सोच रहे हैं कि ये तीनों साथ में नहीं आना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। कोई 2 साथ में आ रहे हैं तो हमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे?
टोटल माइनस प्रॉब्लमेटिक केसेस से ही इसको हम हैंडल करने वाले हैं, ठीक है ना। हम यहां पर क्या बोलेंगे कि सो दैट ऑल वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, तो लेट अस सी कि व्हाट हैपेंस इफ आई बेसिकली पुट देम इन बंडल, आई गेट ऑल दो सिनेरियोज जहां पे इस कंडीशन का एकदम उल्टा हो रहा है, ऑल वॉवेल्स आर कमिंग टुगेदर। ये नहीं होना चाहिए था ना, ये तो नहीं होना चाहिए था। सो एक टोटल नंबर ऑफ वेज हम यहां पे क्या निकाल सकते हैं, अगर आपको यहां पर देखा जाए तो कोई भी रिपीट नहीं हो रही चीजें इसके अंदर, है ना, कुछ भी यहां पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल वेज में तो हम यहां पे टोटल तरीके से इनको अरेंज कर ही सकते हैं, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे यहां पर कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। फिर टोटल में से मैं क्या हटा देता हूं, जो हमारे गलत वाले केसेस हैं उनको हटा देता हूं। गलत वाले केसेस कौन से हैं कि ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, है ना। गलत वाले केसेस कौन से हैं, ऑल वॉवेल्स टुगेदर। इनको ऐसा करते हैं, हटा देते हैं, तो आपके जो बच जाएंगे उसके अंदर ऑल वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, यही आएगा, ठीक है ना। तो टोटल हमारे यहां पे कितना हो गया, 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंजमेंट हो गया। अब गलत वाले सिनेरियोस क्या है कि आपने इनको डब्बे में ही डाल दिया, गलती ही कर दी, डब्बे में ही डाल दिया भाई, ठीक है ना। तो बंडल मेथड का एक्चुअली सवाल है, हालांकि नेवर कम टुगेदर दिख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि अलग अलग रखना है, लेकिन सवाल सॉल्व हो रहा है बंडल मेथड की मदद से, ठीक है ना, कि ये गलत वाले सिनेरियोस इनको नहीं होने देना है। तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं जिनको मैं अरेंज करना चाहूंगा, लेकिन उनमें से बंडल के अंदर जो तीनों है उनको फर्दर अरेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो 6 फैक्टोरियल क्या है, एंटिटीज का अरेंजमेंट है, एंड 3 फैक्टोरियल बेसिकली बंडल के अंदर क्या हुआ है उसका अरेंजमेंट है। तो यहां से अगर मैं कॉमन निकालना चाहूं तो 6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकता हूं। 6 फैक्टोरियल अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो यहां पे 8 × 7 बचेगा, वहां पे आपका 3 फैक्टोरियल बचेगा, मतलब 6 बचेगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 720, एंड देन ये आपका हो जाएगा बेसिकली 50 के बराबर। तो सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आपका फाइनल आंसर कितना बनना चाहिए। ये हमारे पास में से बड़ा सा कुछ आंसर है, तो 2 जीरोस तो लगा ही देते हैं, 2 जीरोस तो पहले लगा दिए। अब यहाँ पे जब 72 × 5 होगा तो फिर से आपके इसमें यहाँ पे 1 जीरो और आने वाला है, 3 जीरोस वाला आपका आंसर आएगा, तीनों ही 3 जीरोस वाले आंसर हैं। लेकिन फर्दर आपके इसमें क्या हो रहा है, 36 आ रहा है, ऑलराइट, 36 एंड 3 जीरो, मतलब बी ऑप्शन इस केस में आपका करेक्ट बनना चाहिए, ऑलराइट। सो सवाल कैसा है, सवाल कोई बहुत ज़्यादा बड़े सॉल्यूशन का नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है, उसको अप्लाई कर लिया तो आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। टोटल माइनस गलत कर लेते हैं। गलती क्या है, गलती ये है कि आपने जो बोला था नहीं होना चाहिए वही करवा दिया, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे आंसर आ गया, डन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस डू वन मोर सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, ठीक है ना, आ तो चुका है समझ में आपको, ठीक है ना। ध्यान से देखो, इन ए ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज देयर आर 2 बॉयज B1 B2, ओके। तो B1 B2 B3 B4 ऐसे 4 बॉयज हैं, उनमें से B1 B2 हम यहां पर बोल रहे हैं कि है उसके अंदर। द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज गर्ल्स एंड बॉयज कैन स्टैंड इन अ क्यू सच दैट ऑल द गर्ल्स स्टैंड टुगेदर, सारे सारे गर्ल्स साथ में होना चाहिए, ऑल द बॉयज स्टैंड टुगेदर, सारे सारे बॉयज साथ में होना चाहिए, बट B1 एंड B2 आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है जिसके अंदर गैप मेथड और बंडल मेथड दोनों इस्तेमाल आपके होने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके जो गर्ल्स हैं वो साथ में रहें। तो G1 G2 G3 आपके 3 गर्ल्स हैं, तो इनको हम बंडल के अंदर इमेजिन करेंगे। आपके बॉयज साथ में रहे तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, B1 B2 B3 को बंडल के, B1 B2 B3 B4 को बंडल के अंदर ही इमेजिन करेंगे। लेकिन क्योंकि यहां पे इस बंडल के अंदर ये कंडीशन है कि अरेंज करते समय हमें ध्यान देना है कि आपके B1 और B2 साथ में नहीं होना चाहिए, तो यहां पे हमें गैप मेथड लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। सो अरेंजमेंट इनसाइड द बंडल का जब डिस्कशन होगा तो इस बंडल के अंदर अरेंजमेंट करते समय हमें गैप मेथड लगानी पड़ेगी। स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट बोलेंगे कि अच्छा ऑल द गर्ल्स आर स्टैंडिंग टुगेदर, ऑलरेडी डब्बे में डाल दिया, ऑल द बॉयज आर स्टैंडिंग टुगेदर, ऑलरेडी डब्बे में डाल दिया। कितने डब्बे दिख रहे हैं, 2 ही डब्बे दिख रहे हैं। सो 2 फैक्टोरियल वेज में मैं इसको अरेंज कर सकता हूं, 2 फैक्टोरियल वेज में मैं इनको अरेंज कर सकता हूं, 1 और 2 ही ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर डब्बे के अंदर जाएंगे, डब्बे के अंदर जब मैं जाता हूं तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि यार 3 गर्ल्स हैं, इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अरेंज कर सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दिया। अब जब मैं बॉयज को अंदर ही अंदर अरेंज करने की सोचूंगा तो डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता हूं, राइट, डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल में नहीं लिख सकता हूं। तो क्या करते हैं यहां पे, ऐसा करते हैं कि जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है पहले उनको अरेंज करने के लिए बोल देते हैं। तो B3 B4 अगर पहले अरेंज होते हैं, B3 B4 अगर पहले अरेंज होते हैं तो कितने तरीके से हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। 2 फैक्टोरियल वेज में कौन अरेंज हो गए, B2 B4 अरेंज हो गए। इस वजह से आपको यहां पे गैप कितने क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको 3 गैप्स क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। सो 3 में से ऐसा करते हैं 2 गैप्स का सिलेक्शन कर लेते हैं। 3 में से 2 गैप्स का सिलेक्शन किया, किस किस का किया, लेट अस से इसका किया और इसका किया, जिसकी यहां पर आपको प्लेसेस दिख भी रही हैं, ठीक है ना, B1 और B2 वैसे कुछ यहां पे सिलेक्शन किया होगा हमने, ठीक है ना।
फिर हम बोल रहे हैं कि अच्छा इन दोनों को अरेंज करने के लिए बोलते हैं उसके अंदर, तो ये 2 फैक्टोरियल वेज में फर्दर किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका लास्ट स्टेप भी कंप्लीट। लास्ट स्टेप जो ये बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाला है, ये एक सिंगल स्टेप है विच इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ बॉयज इनसाइड द बंडल। यह अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स इनसाइड द बंडल और यह अरेंजमेंट ऑफ बंडल्स। बंडल का अरेंजमेंट, बंडल के अंदर गर्ल्स का अरेंजमेंट, बंडल के अंदर बॉयज का अरेंजमेंट, सच दैट द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। राइट, बस इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो आपका फाइनल आंसर क्या बनता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 6 मतलब ये 12 हो जाएगा। ठीक है ना, एंड यहाँ पे आपका इसमें कितना है 4 एंड ये भी 3 मतलब ये 12 हो जाएगा। तो 144 आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन में आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डन है, राइट। सो दैट्स हाउ इजी आंसरिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर। और मुझे लगता है आप अगर चेक करोगे दिस इज योर एग्जैक्टली अ PYQ, ये आपके JEE का वन ऑफ द PYQs है। ठीक है ना, तो इतने इजी क्वेश्चंस आपके आते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वंस यू नो द कॉन्सेप्ट्स प्रीटी वेल। ऑलराइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं एंड हमारा नेक्स्ट आइडिया यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जहाँ पे आपको रिलेटिव ऑर्डर के ऊपर यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शन दिया जाएगा। ठीक है ना, दिस अगेन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया टू डिस्कस। देखो ध्यान से कैसे हम इसको करते हैं। तो हमें यहाँ पे देखो ये वाला जो एग्जाम्पल है इसके साथ में हमें चीज़ें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी एंड उसको फिर हम थोड़े बड़े सवाल में फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे अगेन, बिकॉज देर इज नो वन फॉर्मूला विच आई वांट टू डिस्कस इन थ्योरी। इसलिए थ्योरी भी डिस्कस करने के लिए एग्जाम्पल ही लेना पड़ रहा है, समझो इस बात को। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द लेटर्स ABC। अगर मेरे पास में इतना ही सवाल होता तो मैं 6 तरीके से कर सकता था। ABC अगर मेरे पास में 3 लेटर से मैं क्या क्या वर्ड्स बना सकता हूं, ABC, ACB, फिर उसके बाद में BAC, BCA, फिर CAB एंड CBA। मैं 6 अलग अलग तरीके से इनको अरेंज कर सकता था, लेकिन अब आगे लगा दी इन्होंने कंडीशन, सच दैट रिलेटिव ऑर्डर के ऊपर कंडीशन लगाई, ध्यान देना। ठीक है ना, या कह सकते हैं इंटरनली उनको अरेंज करने के ऊपर कंडीशन लगाई। तो इसका टाइटल में जो भी आपको यहाँ पे बुक में टाइटल मिले, ठीक है ना, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होता है, कुछ बुक्स में वैसा लिखा होता है। ठीक है ना, सच दैट A ऑलवेज कम्स बिफोर C। हमें इसी तरीके से अरेंजमेंट करना अलाउड था जहां पर A ऑलवेज कम्स बिफोर C। इसका यह मतलब नहीं कि A और C आपको दिखना चाहिए, A और C तो आपको दिख ही सकता है। देखो यहां पर A और C आपको दिख सकता है, जैसे कि यहां पर पास पास आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन A ऑलवेज कम्स बिफोर C का मतलब क्या है कि वो और भी पहले आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कंसिडरेबल केस है आपका, समझ रहे हो। इनफैक्ट ये भी आपका कंसिडरेशन में आ जाएगा। ठीक है ना, कि A पहले आया है, C के कंपैरिजन में A पहले आया है। ठीक है ना, वो पास पास है ऐसा कोई नहीं बोल रहा। तो पहली बात तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी, जब भी यहाँ पर जो है ऑर्डर की बात होती है एंड कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में चीज़ें आनी चाहिए तो वो ऐसे दूर दूर भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर आपको फर्स्ट सिनेरियो में A और C दूर दूर नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन जैसे आप बाकी 3 बचे हुए केसेस को नोटिस करते हो तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे A बाद में आया है तो ये केस आपका गलत हो गया, यहाँ पे A बाद में आया है तो ये केस आपका गलत हो गया, यहाँ पे A बाद में आया है तो ये केस भी आपका गलत हो गया। तो इसको तो हमने अब रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने के बाद में इन तीनों केसेस को नहीं लिखना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आया है, इसका मतलब 3 आंसर आया है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 3 आया है, राइट। सो यहाँ पे हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या हुआ है उसको नोटिस करना जरूरी है। ठीक है ना, आंसर तो आ गया हमारा 3। ये 3 कैसे आया है, हम इस चीज को डिकोड करने की अब कोशिश कर रहे हैं। सो नोटिस ये करो कि आपके पास में B अगर बीच में है तो ऐसे आपके पास में 2 सिनेरियोस है जहां पे B बीच में है, B यहां पर भी बीच में है और B यहां पर भी बीच में है। लेकिन ये दोनों केसेस में से एक को अलाउ किया है, एक को अलाउ नहीं किया है। इन दोनों केसेस में से एक को अलाउ किया है, एक को अलाउ नहीं किया है, क्योंकि आपने इनको अरेंज कर दिया ना। देखो फर्स्ट वाले सिनेरियो में और लास्ट वाले सिनेरियो में क्या डिफरेंस है, B तो बीच में है ही, आपने A और C की पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया है। जैसे आपने A और C की पोजीशन को एक्सचेंज किया, ऑब्वियसली वो जो एक कंडीशन थी कि A हमेशा पहले आना चाहिए, वो आपने गड़बड़ कर दी, राइट। तो इसलिए ये सिनेरियो आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया। वैसे अगर आप नोटिस करते हो इसके अंदर तो और क्या होगा, और आप यहां पे नोटिस कर सकते हो कि आपके पास में लेट से आपने C को बीच में रखा है। अगर आपने C को बीच में रखा है तो अगेन यू शुड नोटिस कि आपने क्या कर दिया है, C को नोटिस नहीं करना है, B को नोटिस करना है। ठीक है ना, सो B अगर आप यहां पे नोटिस करते हैं तो इसको देखते हैं, चलो कि B को आपने एंड में रख दिया है। B को आपने अगर एंड में रख दिया है तो अब यहां पे ऑब्वियसली उसमें से एक सिनेरियो आप इंक्लूड कर रहे हो, एक नहीं कर रहे। तो इन दोनों में से एक इंक्लूड हुआ है, एक नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि आपने A और C की ही पोजीशन को स्वैप कर दिया है, आगे पीछे कर दिया है। तो यही तो नहीं करना चाहिए था। आपको तो एक पर्टिकुलर तरीके से उनको अपीयर होने की परमिशन है, आपने जैसे उनको आगे पीछे करने के लिए बोल दिया, वो मना हो गया केस कि ऐसा नहीं हो सकता। एंड वैसे आप यहां पे नोटिस कर सकते हो कि ये जो बीच वाले है इसके अंदर भी B ने स्टार्टिंग पोजीशन पकड़ के रखी थी और A और C आगे पीछे होने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए था।
ए और सी ही तो आगे पीछे होना जरूर मतलब जो है अलाउ नहीं है। और ए और सी कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, ये 2 फैक्टोरियल होता है। तो आपका जो ये 3 आंसर निकला है, क्या ये आप सोच पा रहे हो खुद से कि ये कैसे निकला होगा? ये टोटल जो आपके सिनेरियोज हैं उनको हमने एक्चुअली 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया है, क्योंकि जिन चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आना चाहिए, उनका अरेंजमेंट अलाउड नहीं है। इंटरनल अरेंजमेंट का मतलब समझो, एक तो होता है ओवरऑल अरेंजमेंट, एक होता है कि मैंने बी को तो फिक्स कर दिया है और मैं अब केवल इंटरनली इन दोनों की बात कर रहा हूं, अंदर ही अंदर इनका क्या चल रहा है चक्कर वो देखेंगे, ठीक है ना। तो ये इंटरनल अरेंजमेंट एक्चुअली अलाउड नहीं है, इंटरनल अरेंजमेंट्स एक्चुअली अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हटा रहे हैं अपने कैलकुलेशन में से। कैसे हटाएंगे? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल करके हटाएंगे, और इसलिए आंसर आपका कितना आ जाएगा यहां पे, सॉल्व करके 3 के बराबर आ जाएगा। समझे? ये इस क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, जिसके आपको यहां पर जो है अरेंजमेंट्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्लियरली समझ में आए, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ ज्यादा ही आपके यहां पे पॉसिबिलिटीज हैं एंड कुछ ज्यादा ही रिस्ट्रिक्शन है, तो ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से करने की ट्राई करना। नंबर ऑफ परमिटेशंस ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेकन ऑल एट अ टाइम are such that the digit 1 appears somewhere to the left of 2। जब मैं यहां पे इनको अरेंज करूंगा तो 9 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, 9 फैक्टोरियल वेज में ये अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि 1 और 2 जो ये एंटिटीज है ना, इन पे रेस्ट्रिक्शन है कि 1 कहीं ना कहीं आपके लेफ्ट में ही आना चाहिए। तो ऐसा बीच में कुछ और भी नंबर्स आ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन 1 क्या अभी लेफ्ट में लिख दिया है मैंने, 1 को मैंने क्या लेफ्ट में लिख दिया है। सो वन ऑफ द पॉसिबल सिनेरियोज कैन बी दिस, जो हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 अपीयर्स समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ 2। ओके, देन बोल रहे हैं कि 3 अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ 4। 3 अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ 4 अगर है तो मैं बोल सकता हूं कि 3 यहां पे आ गया, 4 यहां पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये भी क्या है, अलाउड होना चाहिए, है ना। 3 अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ 4 डेफिनेटली अलाउड है। फिर बोल रहे हैं कि क्या, कि 5 अपीयर्स समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ 6। 5 अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ 6, तो 5 यहां पे आ गया, 6 यहां पे आ गया, ठीक है ना। तो ये भी हम कर सकते हैं। बस बाकी आपको यहां पे रिस्ट्रिक्शन एज सच नहीं है, ठीक है ना। तो आपको अरेंज क्या क्या करना है, आपको अरेंज यहां पे 1 से लेके 9 तक करना था। तो 1 2 3 4 5 6 तो हो चुके हैं, हो सकता है 7 8 और 9 हमने इस तरह से डाल दिया, ठीक है ना। तो वॉट एवर अरेंजमेंट यू आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जो अलाउड है। इस तरह से कुछ ना कुछ अलाउड है क्रिएट होना, राइट। सो आप अगर यहां पे इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे कि यार देखो, मैं तो सोच रहा था कि हमें 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनको अरेंज करना है, तो मैं 9 फैक्टोरियल तो करना ही चाह रहा था। जैसे कि हमने यहां पे 3 चीजों को देख के 3 फैक्टोरियल तो करना चाहा ही था। इतने सारे केसेस आपके उसमें आ गए थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे केसेस मना हो गए। तो जो मना हो रहे हैं उसके बाद जो आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, उसके लिए हमने क्या किया है, जिन एलिमेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थे उनके अरेंजमेंट्स को यहां पे जो है कैंसिल आउट करवाया। इन द सेंस हमने यहां पर क्या कराया, उनका अरेंजमेंट्स मना करवाया है कि अरेंज क्यों हो गया, अरेंज नहीं होने चाहिए थे, ठीक है ना। वैसे ही किन किन को मना करना पड़ेगा, 1 और 2 अगर आपस में अरेंज होना चाहे, इसी फोटो में देखो कि एक सिनेरियो ये भी बन चुका है ना, 9 फैक्टोरियल वेज के अंदर तो सभी कुछ आ चुका है। तो एक सिनेरियो ये भी बना है जब बाकी चीजें हिली नहीं है, बस 1 यहां से उठ के यहां आ गया हो, 2 उठ के यहां पे आ गया, ये वाला सिनेरियो नहीं होना चाहिए था। सो फॉर एवरी शफल देयर इज 1 सिनेरियो विच इज अलाउड एंड 1 सिनेरियो विच इज नॉट अलाउड फॉर एवरी शफल, ठीक है ना। लेकिन उसी शफल में आपने अभी यहां पे 1 और 2 को देखा, इसलिए आपको लग रहा है कि 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन इसी शफल में हो सकता है 3 और 4 बोले कि हमें आगे पीछे होना है, उसको भी मना करना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 और 4 के आगे पीछे होने से भी मना है हमें, है ना। और वैसे ही 5 और 6 भी अगर पूछ रहे कि हमें आगे पीछे होना है तो मना करना है। तो जिन जिन कॉम्बिनेशंस को यहां पे आगे पीछे होना मना है, उतने फैक्टोरियल बेसिकली आपको यहां पे जो है डिवाइड करने पड़ेंगे, समझे क्या। और अब ये बोल रहा है कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपका जो आंसर आता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो करके देखते हैं, यहां पर 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, और नीचे आपके इसमें आ रहा है 2 × 2 × 2, मतलब ये सब कुछ आपका हो जाएगा कैंसिल, ठीक है ना। ये बन रहा है आपका 8, इसके साथ कैंसिल करके हमें मिल रहा है 9 × 7 फैक्टोरियल। तो k का वैल्यू कितना आ गया आपका, k का वैल्यू 9 के बराबर आ गया। क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही ईजिली निकला है, लेकिन क्या करना है और क्यों करना है, क्या ये क्लियर है। तो जब भी आपके उसमें यहां पे इस तरह से इंटरनली अरेंजमेंट्स मना हो, तो पहले तो आप टोटल अरेंजमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं उनको लिख दो। जैसे यहां पे 9 ऑब्जेक्ट्स है तो 9 फैक्टोरियल वेज में आप इनको अरेंज कर सकते हो, ठीक है ना। बट फिर देखो कि किन किन का अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही हो सकता है,
उनका ऑर्डर आगे पीछे करना अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो 1 और 2 की वजह से 2 फैक्टोरियल आया, 3 और 4 की वजह से 2 फैक्टोरियल आया, एंड 5 और 6 की वजह से भी एक 2 फैक्टोरियल आपको देखने के लिए मिला है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोला जाए कि 1 2 3 आपके जो है कनेक्टेड है, कि यार 1 टू द लेफ्ट ऑफ 2 होना चाहिए एंड 2 टू द लेफ्ट ऑफ 3 होना चाहिए। तो यहां पे हमें 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता। ऐसा एक सवाल करते हैं नेक्स्ट वाला, जहां पे आपको नंबर्स तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम सिमिलर आइडिया यहां पर इस्तेमाल करेंगे, जहां पे इंटरनल अरेंजमेंट्स आपको एक्चुअली अलाउड नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से देखो कैसा आपके यहां पे सॉल्यूशन बनेगा इसका। द एडजॉइनिंग फिगर शोज 8 क्ले टारगेट्स। क्ले टारगेट्स मतलब आपने यहां पर जो शूटिंग वगैरह करी होगी कभी ना कभी, ठीक है ना। तो अगर आप गन चलाते हैं तो आप इन टारगेट्स को हिट करना चाह रहे हो, इसको हिट किया, इसको हिट किया, इसको हिट किया, सबको हम यहां पे हिट करके क्या करना चाह रहे हैं, टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। एडजॉइनिंग फिगर शोज 8 क्ले टारगेट्स। इस तरीके से यहां पर टारगेट्स आपको हैंग करके दिए गए हैं, जिनके ऊपर आपको शूट करके इनको गिराना है, ठीक है ना। अरेंजमेंट अरेंज्ड इन 3 कॉलम्स, ऑब्वियसली दिख रहे हैं 3 कॉलम्स में अरेंज्ड हैं। टू बी शॉट बाय 8 बुलेट्स। 8 बुलेट्स की मदद से हम इनको बेसिकली शूट करना चाहते हैं, और हमारा निशाना अच्छा है ये मान के चलो हम शूट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी शॉट सच दैट नो टारगेट इज शॉट बिफोर ऑल द टारगेट्स बिलो इट इफ एनी आर फर्स्ट शॉट। इसका मतलब क्या है, यही है सबसे इंपॉर्टेंट कि आप यहां पे समझ जाओ कि ये बेसिकली एक्टिविटी हो कैसे रही है। नंबर ऑफ वेज, जैसे आप यहां पे रूल्स बनाते हो ना गेम के, सो गेम के रूल क्या बनाए हैं कि देखो ये 3 एक साथ दिख रहे हैं ना एक सिंगल कॉलम के अंदर, तो आप इसको पहले शूट नहीं कर सकते जब तक आपने इसको शूट नहीं कर दिया। आप पहले इसको शूट करो, फिर उसके बाद में आप इसको शूट कर सकते हो, फिर आप इसमें शूट कर सकते हो। लेकिन इसको शूट करने के बाद में आप अगर चाहो तो इसको शूट कर सकते हो, उसके बाद में इसी को शूट करना है ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आपने यहां पे अब डायरेक्टली फिर इसको शूट कर दिया, नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको अगर थर्ड कॉलम पे आना है तो आपको ये नीचे वाला जो उसको ही शूट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को हम रियलाइज कैसे कर सकते हैं, हम यहां पे बोल सकते हैं कि देखो यार हमने इनके कुछ नाम रख दिए, हमने इसके नाम रखे हैं A1 A2 A3, फिर हमने यहां पर इसका नाम रखा है B1 B2, और इसका नाम हमने रखा है C1 C2 C3, राइट। सो अब यहां पे क्योंकि आपने जो रूल बनाए हैं गेम के वो फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है देखने के लिए कोई ना कोई रेफरी होगा। तो आप इमेजिन करो कि आप रेफरी हो, ठीक है ना। आप शूटर नहीं हो, आप शूटर भी हो सकते हो, लेकिन फिर रेफरी भी आपको ही बनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर बेसिकली जो आपने क्ले टारगेट शूट किया है उसका जो नाम हमने रखा है उसको नोट डाउन करना है। कर सकते हो एज ए रेफरी। आप यहां पे आपने नोट डाउन किया कि यार मैंने सबसे पहले ना A1 को शूट कर दिया। क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि A1 के नीचे कुछ नहीं है, तो A1 को शूट आप कर सकते हो, ठीक है ना। फिर मेरे मन में आया कि यार मैं C1 को शूट करूंगा, कोई मना कर सकता है मेरे को? नहीं कर सकता। फिर बोला मेरे को C2 को भी शूट करना है, ठीक है कर लो। फिर मैंने बोला कि मेरे को B1 को शूट करना है, ठीक है कर लो। फिर आपने बोला कि मेरे को C3 को शूट करना है, कौन मना कर सकता है? फिर आपने बोला A2 को शूट करना है, फिर आपने बोला कि B2 को शूट करना है, फिर आपने बोला A3 को शूट करना है। ये सारे ही आप ऑर्डर सही फॉलो कर रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और ये हमें पता कैसे चल रहा है, ये हमें पता ऐसे चल रहा है कि रूल अगर आप गेम का फॉलो कर रहे हो तो आपने यहां पे नोटिस करना चाहिए कि पहले A1 शॉट हुआ है, उसके बाद में ही आपने कभी आगे चल के A2 को शूट किया है। और क्योंकि A1 ऑलरेडी शूट हो चुका है तो सबसे नीचे वाला जो है क्ले टारगेट क्या हो चुका है, A2, तो अब A2 को शूट कर सकते हो। जब A2 शूट हो चुका है तो A3 ओपन है शूट होने के लिए, आपने लेकिन बीच में से B2 को पहले शूट किया फिर A3 को शूट किया, चलेगा मुझे वो, ठीक है ना। लेकिन आप इस पर्टिकुलर तरीके से जब रेफरी ने अपने यहां पे सारे टारगेट जो आपने शूट किए उनके नाम लिखे, तो आप इस अरेंजमेंट में क्या नोटिस करना चाह रहे हो, वो सही से किया या नहीं किया, या मैं कैसे नोटिस करूंगा कि अगर मैं हमेशा A1 को लेफ्ट में, फिर A2 को राइट में और A3 को और फर्दर राइट में अगर देख रहा हूं, मतलब ये ठीक है A के पर्सपेक्टिव से। अगर मैं C1 को लेफ्ट में, फिर C2 को राइट में और C3 को और राइट में देख पा रहा हूं, मतलब ये करेक्ट है C के पर्सपेक्टिव से भी। और मैं अगर B1 को लेफ्ट में और उसके बाद में B2 को राइट में देख पा रहा हूं, मतलब ये करेक्ट है B के पर्सपेक्टिव से भी, है ना। क्योंकि हम जैसे जैसे यहां पे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे आप यहां पर A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 C3 इस डायरेक्शन में बेसिकली आगे बढ़ रहे हो। और हम यहां पे लिखते समय भी एग्जैक्टली वही ऑर्डर हमने फॉलो किया है, वो रिस्ट्रिक्शंस जो हमने यहां पे गेम की बनाई थी उसको फॉलो किया है, मतलब ये हमें चलेगा। तो हम यहां पे एक्चुअली कितने तरीके से यहां पे इन चीजों को अरेंज कर सकते हैं, मतलब यहां पे रेफरी ने अगर यहां पे अपने चार्ट को यहां पर बनाया तो कितने तरीके से यहां पे चार्ट बन सकता है। देखो अब गलती भी तो हो ही सकती है किसी को यहां पे शूट करते समय, है ना। गलती हो सकती है कि यार मैंने यहां पहले A3 के ऊपर निशाना लग गया मेरा, ठीक है ना, हो सकता है। तो होने के लिए तो अरेंज आप कितने तरीके से कर सकते हो, आप 8 फैक्टोरियल वेज में इन चीजों को अरेंज कर सकते हो, राइट। लेकिन अलाउड है क्या वो? नहीं है। अगर आप 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करो तो उसमें बहुत सारे आपके गलत वाले केसेस भी आ गए हैं। आपको केवल सही वाले केसेस को काउंट करना है।
आपको गेम के रूल फॉलो करते हुए यहाँ पे एक एक करके शूट करना है, तो कितने तरीके से हमें कर सकते हैं, हमें ये निकाल के बताना है, ठीक है ना। तो हम चाहेंगे कि आपका A1 A2 A3 के जो अरेंजमेंट्स है वो ना हो। A2 A3 A3 A1 A2 A3 कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो इन तीनों के अरेंजमेंट्स ना हो, तो इनके अरेंजमेंट्स की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर C1 C2 या B1 B2 का अरेंजमेंट ना हो, इसलिए 2 फैक्टर्स से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड C1 C2 C3 का भी अरेंजमेंट ना हो, इसलिए 3 फैक्टर्स से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पिछले क्वेश्चन में क्योंकि 2-2 के ऊपर जोड़ियां बनी थी, तो इसलिए यहां पे भी 2 फैक्टोरियल, यहां पे भी 2 फैक्टोरियल, यहां पे भी 2 फैक्टोरियल आया, लेकिन यहां पे जोड़ियां जो बनी हैं उनमें 3-3 वाले भी ग्रुप्स हैं आपके, तो उनका अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल से होता है, इसलिए 3 फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, समझे। और यहां पे अगर आपके इसमें कितने होते हैं, यहां पे आपके इसमें 3 होते हैं, यहां पे 2 होते हैं, और यहां पे अगर 4 होते हैं, C1 C2 C3 C4, तो आपको यहां पे फिर 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑर्डर बेसिकली आपको 4 चीजों का यहां पे स्ट्रिक्टली फॉलो करना था, राइट। सो यहीं से आपका आंसर निकल कर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस आउट, ओवरऑल आपको यहां पर जो है इस तरह से कुछ आंसर्स यहां पे निकाल के बताना है। सो ये हो जाएगा आपके इसमें कितना, ये हो जाएगा आपके इसमें 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, और नीचे अगर मैं यहां पे देखता हूं तो मेरे पास में 3 फैक्टोरियल है, मतलब 3 इंटू 2 है, फिर ये 2 फैक्टोरियल है, एंड देन अगेन 3 इंटू 2 है, ठीक है ना। सो कैंसिलेशन के नाम पे ये दोनों तो एकदम देखते से कैंसिल हो रहे हैं, तो इनको कैंसिल कर देते हैं। फर्दर आपके यहाँ पे कैंसिलेशन के नाम पे ये जो 3 और 2 है ये 6 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया हो गया। वैसे ही कैंसिलेशन के लिए हम यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल करके बेसिकली 2 बोल सकते हैं, तो यहाँ से आपको 10 आएगा, यहाँ से आपका 56 आएगा, तो 560 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है ना। सो बहुत ही प्यारा सवाल है, और ये वाला सवाल अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ नहीं है ना, इंटरनल अरेंजमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला, तो आप सोचते रह जाओगे कि यार मैं कैसे कर सकता हूं, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर ये मिस हुआ है, आपके क्लास में नहीं पढ़ाया गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, राइट। एंड मैं गारंटी दे रहा हूं कि यहां पर जो भी आप वीडियोस देख रहे हो अपने आप में कंप्लीट है, तो यू कैन फॉलो ईच एंड एवरी वीडियो प्रॉपरली। अगर आपने उसको अच्छे से देखा है तो आपके कॉन्सेप्ट कोई भी मिस नहीं हुआ, इस बात की गारंटी है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल के अंदर देखो क्या क्या हो रहा है। जैसे अभी हमने बंडल और गैप मेथड पढ़ा, अब यहाँ पे जो सवाल आया है ये आपके जेई का ही सवाल है, ठीक है ना। ये जो आपका जेई का सवाल है, इसके अंदर क्या किया है इन्होंने, इसके अंदर बेसिकली दोनों चीजों को, कॉन्सेप्ट को मिक्स किया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट एक्चुअली आपके मिक्स हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लेवल आपको यहाँ पर ग्रो कैसे करते आएगा, जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पे एड्रेस करोगे, तो आपको ये लेवल अपना इंक्रीज करते आएगा कॉन्सेप्ट लेवल पे। लेकिन आपको यहाँ पे और चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न टू क्रैक योर जेई पेपर, ऑलराइट। चलिए, सो विद दैट आवर वीडियो एंड्स फॉर टुडे। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, जब हम यहाँ पे पीएनसी के कॉन्सेप्ट को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने अरेंजमेंट्स का पार्ट 2 किया है, नेक्स्ट हम यहाँ पे सर्कुलर परम्यूटेशन करेंगे, उसके बाद में कॉम्बिनेशंस का पार्ट 2 भी हमें करना है, क्योंकि सिलेक्शन भी कई सारे अलग अलग तरीके से करना अभी हमें सीखना है, राइट। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।